अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नावल की एपिसोड नंबर 45 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। मैम, मेरा बैग ये कॉलेज की राहदारियों का मंजिल था जब कोई स्टूडेंट शरारत से इसका बैग छीनकर भागा। लेकिन इस स्टूडेंट ने अंधाधुंध भागने की तकलीफ में गलत मंजिल का तयन कर लिया था। जो थोड़ा सा फासला तय करने के बाद इसका पाँव राहदारियों से गुजरते किसी से इस तरह से उलझा था कि वो मुंह के बल सीधा संगमरमर के फर्श पर गिरा था। चीज़ें चुरा कर भागना, वो भी मासूम लड़कियों को तंग करने की खातिर, बहुत बुरी आदत है। इसके कंधे पर घुटने का दबाव डालते, इसके हाथों से पर्स को झपट कर छीनते वक्त इसका अंदाज मलामत से भरपूर था। आई एम सॉरी डियर लेडी, मुझसे गलती हो गई। इस ड्रेवल लड़की के सामने मसलहतन हार मानते वो अंग्रेजी में अपनी गलती की मुआसरत करते इसके सामने गिड़गिड़ाया था, जिस पर इसने इसकी कमर पर मखसूस तरीके से अपने घुटने का दबाव इस शिद्दत से बढ़ाया कि इस लड़के के हलक से बेसाख्ता एक दिल खराश चीख निकली थी। और फिर इसके बाद वो बैग लेकर समीता चौधरी की तरफ बढ़ी थी, जो इसके पास चंद कदमों के फासले पर खड़ी इस सारी कार्रवाई को अपनी मुस्कुराती नज़रों से बागौर देख रही थी। गिरफ्त चीज़ों पर हो या इंसानों पर, हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, वरना ढील की सूरत में कोई भी दूसरा तीसरा शख्स इसे बाआसानी आपसे छीन सकता है। इसके शोल्डर पर हैंड बैग लटकाते इसने किसी अच्छे नासिया की तरह इस गोल्डन बालों वाली खूबसूरत लड़की को नसीहत की थी। अब तो दोस्ती कर लो ना यार, अगर दोस्ती के मयार पर पूरा ना उतरूं तो बिलाशुबा तुम पर मेरा कत्ल वाजिब हो जाएगा। अपनी चमकती सुनहरी आंखों में मुस्कुराहट लिए इसने बड़े इश्तियाक से इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ओके ठीक है। वो इसे पुरसोच नज़रों से देखती थोड़े देर के तवक्कुफ के बाद इसका सुर्ख सफ़ेद खूबसूरत मोमी हाथ थाम गई थी। है ये हुई ना बात, नाउ वी आर फ्रेंड्स। खुशी से उछलते इसने इसके मखमली हाथ को जोश से दबाया और फिर इसके बाद वो इसे दोस्ती हो जाने की खुशी में अपने साथ ज़बरदस्ती लिए कैंटीन एरिया की तरफ बढ़ गई थी। जावेद हाशमी, कुत्तों जितनी हो गई है तुम्हारी, और तुम इतने ढीठ हो कि अपनी इसी बात पर अड़े हुए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मालिक जिनके तुम तलवे चाटते हो, जिनकी वफादारियों के गीत गाते तुम मुंह से कुछ नहीं फूट रहे हो, ज़रा सोचो कि कल को वो तुम्हारी खैर ख्वाही करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारी आज़ादी का परवाना कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं थमाएंगे। अगर थमा भी देंगे तो जानते हो तुम्हारी ज़िंदगी की मोहलत इनके नज़दीक सिर्फ इतनी होगी कि इनके सामने आते ही वो तुम्हें बेमौत मारने में पल भी नहीं लगाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इनका भरोसा अब तुम पर उठ चुका होगा, क्योंकि इनके दुश्मन की हिरासत में रहकर तुम अपने मुंह से कुछ फूटो या ना फूटो, लेकिन इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी, चाहे मेरी हिरासत में रहकर मिले या फिर इनकी आज़ादी की सूरत में। दोनों सूरतों में तुम्हारी मौत तय है। लेकिन यकीन करो, अगर तो तुम मेरे साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करो तो मैं तुम्हारे हाथ में रिहाई का परवाना थमा सकता हूँ। इसके लोहे की सलाखों पर लेटे वजूद के इर्द गिर्द रईस खानजादा के भारी कदमों की चाप माहौल को खौफनाक हद तक सनसनीखेज बना रही थी। तुम जो मर्जी कर लो, फिर चाहे मुझे मौत के घाट ही क्यों ना उतार दो, मैं अपने मालिक से गद्दारी कभी नहीं करूँगा। लोहे की सलाखों पर पड़े जवेद हाशमी का बेखौफ अंदाज इसे तपा गया था। बड़ी जल्दी है तुम्हें मेरे हाथों सिसक सिसक कर मरने की। इसके सर के बालों को अपनी बेरहम मुट्ठी में जकड़ते वो सुरमई रंग आंखों में लहू लिए शिद्दत से गुराया था। हैदर, इस जलनुमा कमरे की दरवाजे के पास खड़े इसने हैदर को धाड़ कर पुकारा था, जिसकी धाड़ को सुन वो इसके सामने किसी बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ था। यार, सफ़ेद नमक और काले बकरे का इंतज़ाम करो। अपनी सुरमई रंग आंखों से इस आदमी की तरफ पुरअसरारियत से मुस्कुराकर देखते इसका अंदाज सनसनी लिए हुए था। यार रईस, अब इनका क्या करना है? इसने झुंझलाकर पूछा। तुम लेकर आओ तो सही, वो दांत पीसते गुराया। लेकिन हैदर ने एहतजाजन कहा, इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए बयान कर काला जादू करने लगा हूं मैं इस आदमी पर। क्या तुम नहीं जानते? रईस खानजादा अपनी सुरमई रंग आंखों में गहरे राज लिए सरदमहरी से बोला।
कहीं तुम इस तरीके से इसे सज़ा तो नहीं देना चाहते? तुम्हारी तरह तुम्हारी भयानक सज़ाएँ भी अनोखी होती हैं। जिस पर इसने आँख के कोने को बड़ी खूबसूरती से जुम्बिश दी थी, जबकि इसके पुरअसरार अंदाज़ की गहराई को परखते, हैदर अभी भी झंझलाहट का शिकार था भला। इतनी संजीदा सूरत-ए-हाल में इसे मज़ाक की सूझ रही थी। इससे अब की बार झंझलाहट के साथ-साथ रईस खानज़ादा पर गुस्सा भी आया था, जो हर सीधे काम को हमेशा उल्टे तरीके से कहकर किया करता था। और फिर इसकी सख्त घूरियों से डरते हुए इससे मज़ीद बहस का इरादा तर्क करते इसकी मतलूबा चीज़ें लेने चल दिया। क्या हुआ बीवी? किन सोचों में गुम हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही हो तुम कि इकराम खानज़ादा की बीवी तो हुस्न से माला माल है, हुस्न का हसीन मुजस्मा है। उसका नोखेज़ हुस्न तो तुम्हारे हुस्न के सामने फीका पड़ गया, जिसकी वजह से इकराम खानज़ादा ने तुम्हें भरी महफिल में रुस्वा करके छोड़ दिया। बेड पर बढ़ती हुई इसने बड़ी शिद्दत से इस पर तंज फेंका था, जो अपने हाथों में स्किन केयरिंग लोशन लगाते हुए सोचो कि जाने किस दुनिया की बासी बनी हुई दिखाई दे रही थी। शट अप! मक्खन की मानद फिसल तो तुम गए थे इकराम खानज़ादा की बीवी को देकर और उल्टा मोर्दे अल्ज़ाम मुझको ठहरा रहे हो। मुझे नफ़रत हो रही है इस लड़की से। ना वो लड़की मेरे इकराम की ज़िंदगी में आती और ना ही मेरा इकराम मुझसे यूँ दूर जाता। इसके तंज ने शाना को अपने ख़्यालों की दुनिया से बाहर निकाला था और फिर शिद्दत से घुरा कर कहते, वो इसका तंज इसे वापस लौटा गई थी। मिसेस अज़हर खाज़ादा ज़रा अपनी बेलगाम ज़बान की लगामें कसकर बात किया करो मुझसे। इसकी तरफ खिसक कर बढ़ते हुए इसकी कलाई को झटका देकर घुराया। इस अचानक अफ्ताब ने शाना को संभलने का मौका ना दिया, जिस पर इसके स्याह घुनहरे लंबे बाल अज़हर खानज़ादा के तने चेहरे पर थपेड़े की मानित पड़े थे। अपने चेहरे से इसके लंबे सिल्की स्याह बालों को नरमी से परे हटाते इसने खून अशाम बादामी नज़रों से शाइना इफ्तिखार खान के खूबसूरत चेहरे पर सजे भड़कीले तासुरात को देखा, जिसने इसकी हरकत पर बढ़कर इसके चेहरे के नकूश को भड़का कर मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। कभी जो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के ये भड़कीले तासुरात खालिस मेरे लिए हों तो अज़हर खानज़ादा इन तासुरात पर अपनी जान वारते। इसकी गाल को नरमी से छूकर इसने अजब फसू से कहा। इसके कमीने दिल ने इससे अनोखी फरमाइश की थी, जिस पर वह घड़ी भर खुद भी हैरान हुआ था, जबकि इसके छूने पर इसने अपने गाल को पीछे करना चाहा। लेकिन तुम मुझे इस लायक समझो तब ना, और मैं भी इन्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम्हारे चेहरे के ये भड़कीले तासुरात मेरे अलावा किसी दूसरे की दिलदारियां करते फिरें। और फिर इसके बालों में अपनी उंगलियों को सबक रवि से फंसाए वो इसके शरबती होंठों पर झुका इसकी पूंछ तकिए से लगा गया था। बीवी, तुम्हारे चेहरे का हर रंग मुझसे मशरूत होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के रंग मेरे अलावा किसी दूसरे की नज़रों की अक्कासी करें। इसकी बेबाक हरकत पर सुर्खियां बखेरते इसके खूबसूरत चेहरे को अपनी बेबाक उंगलियों से छूकर वो जुनून खेजी से कह रहा था, और नरमी से इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाकर तकिए के दोनों इतराफ पर रखते वो इसके चेहरे पर अपने अनाबी होंठों का रस बजा बजा बखेरते अपनी शिद्दतों से इसके चेहरे पर सुर्ख रंग के खिलाने की खातिर एक बार फिर से वो इसके खूबसूरत कटावदार नाजुक लबों पर झुक आया था। अब जो सोचा था वो करने का वक्त आ गया है। ये कहते वक्त इफ्तिखार खान का अंदाज इंतहाई सर्द था। लेकिन दुश्मन की हिरासत में जो जावेद हाशमी कैद है उसका क्या? अगर वो दुश्मन के सामने हमारे सारे राज उगल दे तो? लारेब खानजादा ने परेशानी से पूछा। इन्हें परेशानी लाहक हुई। आखिर को जवेद हाशमी इनका देराना मुलाजिम जो था, जिसके सीने में इनके काले कारनामों के सारे राज दफन थे। मरता है तो मर जाए, राज उगलता है तो उगलता रहे, इसकी मुझे अब कोई परवाह नहीं। क्योंकि जिस दिन से वो दुश्मन की हिरासत में कैद हुआ उस दिन से जावेद हाशमी अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। लेकिन अब जो मैं ठान चुका हूँ वो होकर रहेगा। तुम बस मेरे प्लान को अमली जामा पहनाने की तैयारियां करो। इफ्तिखार खान ने दुरुस्तगी से कहते बात को सिरे से ही ख़त्म कर दिया था। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि आरिस खानज़ादा पुरसोच अंदाज में वो बात करते चुप रह गए। हाँ, मुझे लगता है कि इस सब के पीछे आरिस खानज़ादा का हाथ है। लारे, मुझे लगता है वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इसके भाई रईस को तो तुमने खुद अपने हाथों से मारकर मौत के गहरे जिंदान खाने में फेंक दिया था,
फिर इनके अलावा तीसरा कौन हमारा दुश्मन हो सकता है? अपने अनदेखे दुश्मन को सोच सोच कर इफ्तिखार खान का अंदाज पुरसोच था। लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी बर्बादी के पीछे आरिस खानजादा का हाथ होगा, जो अपने हाथों से एक मच्छर तक नहीं मार सकता। तुम्हें वाकई में लगता है कि इन सब के पीछे इसका हाथ होगा? लारेब खानजादा ने इफ्तिखार खान के शक व शुबहात की नफी करते कहा था। क्यों, क्या बात है लारेब खानजादा? आज भतीजे पर बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें, जिसकी हमायत में तुम मेरी मुखालफत पर उतर आए हो। इफ्तिखार खान ने तंजिया पूछा। ऐसी बात नहीं है इफ्तिखार, मामले की गहराई को समझने की कोशिश करो। इसके मीठे तंज को नज़रअंदाज करते हुए लारेब खानजादा का अंदाज पुरसोच था। बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है मैंने। अब ये और बात है कि तुम पर भतीजे की मोहब्बत हावी हो रही है। इफ्तिखार खान ने इसकी तरफ देखते इस्तरासिया कहा था। अब की बार इसने लारेब खानजादा की हंसियात पर गहरा वार किया था, जिससे लारेब खानजादा तमसखुर से मुस्कराया था। भतीजे की मोहब्बत मेरे आड़े नहीं आ रही, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद भाई साहब को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपने बड़े भाई अरीब खानजादा को सोचकर इसने अपनी परेशानी का वाज़ेह इजहार किया था। पहले कौन सा तुम अपने भाई के इशारों पर चलते हो या फिर अपने दिल में इनका डर रखते हो? ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम दुनिया दिखावे के लिए अरीब खानजादा की जी हजूरी करते हो। इफ्तिखार खान इसकी फिक्र को हवा में उड़ाते गला खंगाक कर बोले थे। खैर, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत मोहतात रहकर इस खेल को खेलना होगा। फ़कत 2 दिन के बाद ये हसीन खबर हम तक पहुंच जाएगी कि कॉलेज के एक खुदकश हमले में आरिस खानज़ादा बेमौत मारा गया। कहके लगाकर कहते अपने भतीजे को मारने के खतरनाक मंसूबे बनाते लारेब खानज़ादा का शैतानी कहका बहुत भयानक था, जबकि इसके साथ मकरूह कहका लगाते हुए इफ्तिखार खान ने तफाखुर से इसके शाने को थपथपाया था। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, अब हुआ जाता है नाइज़ा खानज़ादा को वापस बुलाने का वक्त। एपिसोड कैसी लगी तो बसरा ज़रूर कीजिएगा। सबसे बढ़कर यूट्यूब रीडर्स, मेरे चैनल की रीच डाउन जा रही है। प्लीज़ एपिसोड पर रिस्पॉन्स दिया करें। अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे 100% यकीन है कि मैं बहुत जल्द इस नावल को ख़त्म कर लूँगी। वगैरह तो इतने ठंडे रिस्पॉन्स को देखकर दिल ही नहीं करता एपिसोड लिखने को। और जो मेरे प्यारे यूट्यूब रीडर्स हर एपिसोड पर रिस्पॉन्स शो करते हैं, इनके लिए मेरे दिल में ढेर सारा प्यार है। ऐसे ही अपनी राइटर की हौसला अफजाई करते रहें। लव यू ऑल। आपकी राइटर अपनी रीडर्स के हर एक कमेंट को पढ़ती है, लेकिन जब वक्त नहीं होता तो हार्ट वाला रिएक्शन ज़रूर देती है। और अब ये ना कहिएगा कि आरिस खानज़ादा के साथ गलत होने जा रहा है, लेकिन क्या करें, मेरे नावल की स्टोरी प्लॉट के मुताबिक मुझे कहानी को ऐसे ही लेकर चलना है। कोशिश है मेरी कि एक सीक्वेंस से नावल को लेकर चलूँ। बाकी आप सब है ना, मेरी खामियां कोताहियां मुझे बताने वाले, जहां भूल चूक हो तनकीद या तारीफ से बालातर होकर बताएं। आपकी राइटर माइंड नहीं करेंगी, बल्कि शुक्र करेंगी कि चलो कोई तो रीडर है जो मेरे नावल को इतनी बारीकी से पढ़ रहा है। खैर, अब मुझे बताएं कि आज के एपिसोड में कौन सा किरदार, कौन सी बात आप सबको पसंद आई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। प्यारे रीडर्स, अपनी राइटर के लिए ऐसे ही दुआ करते रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे सेहत दे और खैर का वक्त लेकर आए। आमीन। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।